महाराष्ट्र के 124 गांवों की लगने वाली है लॉटरी। फडणवीस सरकार के एक आदेश से प्रॉपर्टी बाजार में आने वाला है भूचाल। मुंबई 3.0 की सरकार ने कर दी है तैयारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मुंबई के बाद अब एक नई मुंबई बसने जा रही है, जहां आज खेत है, गांव है और खाली जमीन है, लेकिन अगले 15 से 20 साल में वहीं अरबों खरबों रुपए का रियल एस्टेट बाजार खड़ा हो सकता है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार और MMRDA यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक ऐसा प्लान शुरू कर दिया है जिसे मुंबई 3.0 नाम दिया गया। यह कोई साधारण हाउसिंग स्कीम नहीं, बल्कि करीब 323.44 वर्ग किलोमीटर में फैला एक नया शहरी क्षेत्र बनाने की तैयारी, जिसमें 124 गांव शामिल किए जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे शहर का मास्टर प्लान बनाने की जिम्मेदारी दुनिया की मशहूर सिंगापुर की कंपनी सुरबाना जुरोंग को दी गई है, जिसने सिंगापुर, दुबई, इंडोनेशिया और दुनिया के कई बड़े स्मार्ट शहरों की प्लानिंग में काम किया। अब सवाल यह है कि आखिर मुंबई 3.0 है क्या? सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? किन गांवों की किस्मत बदल सकती है? किसानों की जमीन का क्या होगा? प्रॉपर्टी के दाम कहां तक जा सकते हैं? और क्या ये इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा मौका बन सकता है या इसमें कोई जोखिम छिपा हुआ है? यही सब आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा। सबसे पहले समझिए कि मुंबई पहले से ही जमीन की सबसे बड़ी समस्या झेल रहा शहर है। मुंबई शहर का कुल क्षेत्रफल लगभग 603 वर्ग किलोमीटर है, जबकि यहाँ आबादी करोड़ों में पहुंच चुकी है। दुनिया के सबसे महंगे प्रॉपर्टी मार्केट में शामिल मुंबई में कई जगहों पर जमीन की कीमत लाखों रुपए प्रति स्क्वायर मीटर तक पहुंच जाती है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आने वाले दशकों में इंडस्ट्री, ऑफिस, IT कंपनियां, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक पार्क, घर और नई आबादी आखिर कहां जाएगी? इसी का जवाब है मुंबई 3.0। ये नया शहरी इलाका मुख्य रूप से रायगढ़ जिले में डेवलप होगा, जो नवी मुंबई और आने वाले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रभाव क्षेत्र में आता है। अगर आप नक्शे में देखें तो ये इलाका आने वाले समय में एयरपोर्ट, JNPA पोर्ट, अटल सेतु, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जुड़ने वाला है। यानी सरकार सिर्फ मकान नहीं बना रही, बल्कि पहले कनेक्टिविटी तैयार कर रही है। और रियल एस्टेट की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, जहां सड़क, मेट्रो, एयरपोर्ट और इंडस्ट्री पहले पहुंचते हैं, वहां जमीन की कहानी बाद में बदलती है। अब बात करते हैं आंकड़ों की। इस प्रोजेक्ट में करीब 323.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल होगा, जो लगभग 32,344 हेक्टेयर जमीन के बराबर है। इसमें 124 गांवों को इकट्ठा करके नया नियोजित शहर डेवलप करने की प्लानिंग है। इसकी मास्टर प्लानिंग सुरबाना जुरोंग करेगी, जिसमें यह तय होगा कि कहां रेजिडेंशियल सेक्टर बनेंगे, कहां कमर्शियल हब होगा, कहां इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेगा, कहां पार्क होंगे, कहां स्कूल, हॉस्पिटल और मेट्रो कॉरिडोर आएगा। यानी ये कोई बिना योजना वाला विस्तार नहीं होगा, बल्कि शुरू से डिजाइन किया गया शहर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सुरबाना जुरोंग इतनी बड़ी बात क्यों है? दरअसल ये कंपनी सिर्फ नक्शा नहीं बनाती, बल्कि पूरे शहर की अर्थव्यवस्था, ट्रैफिक, जल निकासी, हरित क्षेत्र, रोजगार, इंडस्ट्री और फ्यूचर की आबादी तक का मॉडल तैयार करती है। सिंगापुर जैसे व्यवस्थित शहर के पीछे जिस तरह की प्लानिंग होती है, उसी अनुभव को यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई अचानक सिंगापुर बन जाएगा, लेकिन योजना का स्तर निश्चित रूप से बड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 124 गांव का क्या होगा? देखिए, भारत में जब भी नया शहर बनता है तो सबसे ज़्यादा चिंता गांव और किसानों की होती है। यहाँ भी वही सवाल उठेंगे कि ज़मीन अधिग्रहण होगा या लैंड पुलिंग मॉडल अपनाया जाएगा, किसानों को मुआवजा मिलेगा या डेवलप प्लॉट वापस मिलेंगे, गाँव की पहचान बचेगी या पूरी तरह शहरीकरण होगा। अभी विस्तृत मास्टर प्लान तैयार होना बाकी है, इसलिए हर गांव के लिए अंतिम व्यवस्था बाद में स्पष्ट होगी। लेकिन इतना तय है कि इन गांवों का भविष्य अब पहले जैसा नहीं रहेगा। जहां आज खेती हो रही है, वहां कल सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, IT पार्क, हाउसिंग टाउनशिप दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ एक बात मैं बतौर रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हमेशा कहता हूँ, गाँव का नाम सुनकर अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। पहले ये देखिए कि वो गाँव किस जोन में जाएगा। कई बार एक गांव का आधा हिस्सा रेजिडेंशियल बन जाता है और दूसरा हिस्सा ग्रीन जोन में चला जाता है। दोनों की कीमतों में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। अब आइए समझते हैं सरकार को मुंबई 3.0 की ज़रूरत अभी क्यों महसूस हुई। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा, अटल सेतु ने मुंबई और रायगढ़ के बीच दूरी कम कर दी।
तीसरा, जेएनपीए पोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं। चौथा, डेटा सेंटर, वेयरहाउस और मैन्युफैक्चरिंग जैसी नई इंडस्ट्री को बड़े भूखंड चाहिए जो मुंबई में उपलब्ध नहीं है। पांचवा, आने वाले सालों में लाखों लोगों को नए घरों की जरूरत पड़ेगी। अगर सरकार पहले से योजना नहीं बनाएगी तो अनियोजित बस्तियां बढ़ेगी। इसलिए प्रोजेक्ट भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। अब निवेशकों के नज़रिए से देखें तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यहाँ प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे। इसका जवाब सीधा नहीं, लेकिन इतिहास हमें संकेत ज़रूर देता है। उदाहरण के लिए नवी मुंबई जब शुरू हुआ था तब वहाँ ज़मीन की कीमतें बेहद कम थी। फिर वाशी, नेरुल, खारघर, उल्वे और पनवेल जैसे इलाकों में लंबी अवधि में बड़ा बदलाव देखा। इसी तरह गुरुग्राम में जब एक्सप्रेसवे और कॉरपोरेट ऑफिस आए तब ज़मीन की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। कई जगह मास्टर प्लान तो बन जाते हैं लेकिन ज़मीन सालों तक फंसी रहती है। इसलिए मुंबई 3.0 को भी लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखना होगा। अब बात करते हैं यहाँ कौन कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। रेजिडेंशियल हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउस, डेटा सेंटर, कमर्शियल ऑफिस, इंडस्ट्रियल पार्क, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट, ये सभी भविष्य में संभावित अवसर बन सकते हैं। खासकर एयरपोर्ट और पोर्ट के आसपास का आर्थिक प्रभाव पूरे इलाके को बदल सकता है। लेकिन मैं यहाँ एक ज़रूरी चेतावनी देना चाहूँगा। जैसे ही किसी बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा होती है वैसे ही ज़मीन बेचने वालों की लाइन लग जाती है। लोग कहते हैं आज खरीद लो, कल करोड़पति बन जाओगे। यही सबसे खतरनाक जाल होता है। हमेशा सरकारी नोटिफिकेशन, जोनिंग, रेरा, ज़मीन का टाइटल, एक्सेस रोड और विकास की वास्तविक स्थिति जांचिए। सिर्फ किसी ब्रोकर की बात पर पैसा मत लगाइए। अब सोचिए, अगर किसी परिवार के पास इन 124 गांवों में ज़मीन है तो उनके सामने दो रास्ते हो सकते हैं। एक, जल्दबाजी में बेच देना और दूसरा, पूरी योजना समझकर फैसला लेना। कई बार जल्दबाजी में बेचने वाले बाद में पछताते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा इंतजार करने वाले भी कानूनी या विकास संबंधी बदलावों में फंस जाते हैं। इसलिए फैसला भावनाओं से नहीं, जानकारी के आधार पर होना चाहिए। अब मेरी राय सुनिए। मुझे लगता है कि मुंबई 3.0 सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ये महाराष्ट्र के आर्थिक नक्शे को बदलने की कोशिश है। लेकिन इसकी सफलता 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली, इंफ्रास्ट्रक्चर समय पर बने। दूसरी, मास्टर प्लान ट्रांसपेरेंट तरीके से लागू हो। तीसरा, गांव और किसानों को विकास का वास्तविक हिस्सा बनाया जाए। अगर ये तीनों बातें होती है तो आने वाले सालों में रायगढ़ भारत के सबसे बड़े शहरी विस्तार की कहानी बन सकता है। लेकिन अगर कागज पर बने प्लान ज़मीन पर देर से उतरे तो निवेशकों को लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस प्रोजेक्ट को जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम नहीं बल्कि 10 से 20 साल के शहरी परिवर्तन की कहानी की तरह देखें। मुंबई 3.0 आज सिर्फ एक अनाउंसमेंट लग सकता है, लेकिन अगर मास्टर प्लान, एयरपोर्ट, सड़क, मेट्रो, इंडस्ट्री और शहरी डेवलपमेंट तय समय पर आगे बढ़ते हैं तो आने वाले सालों में यही 124 गांव भारत के सबसे चर्चित रियल एस्टेट जोन में गिने जा सकते हैं। सवाल अब ये नहीं है कि मुंबई 3.0 बनेगा या नहीं, बल्कि ये है कि जब ये पूरी रफ्तार पकड़ेगा तब क्या आपने इसकी कहानी समय रहते समझी होगी या फिर हमेशा की तरह तब ध्यान जाएगा जब कीमतें पहले से कई गुना बढ़ चुकी होगी। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार का ये है मुंबई 3.0 का प्लान। आपको क्या लगता है, क्या ये प्लान सच में कागजों से बाहर ज़मीन पर उतर पाएगा? और जो दावे किए जा रहे हैं क्या वही दावे सच भी होंगे? अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आप भी इसी इलाके से आते हैं? और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको यही मिलती है प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें सटीक, बेबाक और निडर तरीके से। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।